आज हम डिस्कस करेंगे टाइमर्स को, उसके बाद काउंटर्स को, उसके बाद हम अर्थमेटिक कमांड्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कंपैरिजन की कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है मेरे साथ साथ चलना है, जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो भी आप लोगों ने साथ साथ बनाना है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं तो प्रोजेक्ट पे जाते हैं, सामने देखते जाएं ऊपर प्रोजेक्ट पे हम जा कर के यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे पीएलसी सीरीज़ और पीएलसी टाइप ऑलरेडी हमने सेलेक्ट की हुई है तो इसको ओके कर देंगे। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं ऑन डिले टाइमर। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑन डिले टाइमर बनाने के लिए मैंने एक इनपुट लिया x0 और उसके साथ मैंने टाइमर लगाऊंगा। टाइमर एक आउटपुट है, ठीक है। इसके लिए आप कॉइल लेंगे, ये देखिए ऊपर जो कॉइल है ये वाली मैं ले रहा हूँ। तो आप लेंगे कॉइल T0, उसके बाद स्पेस देंगे, स्पेस के 100। ये एक टाइमर मैंने लिया T0 के 100, ठीक है ना। टाइमर T0 है, कांस्टेंट वैल्यू मैंने बताया था के की वैल्यू क्या होती है 0.1। 0.1 जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस टाइमर की वैल्यू हमें सेकंड्स में देगा। उसके बाद यहाँ पे इस टाइमर का कंटेक्ट हम यूज़ करेंगे नॉर्मली ओपन T0 और इसके साथ कोई आउटपुट हम लगा देते हैं। लेट सपोज Y2 मैंने लगा दिए। अब ये टाइमर मेरे पास कंप्लीट हो गया है। मैं इसको सिर्फ चेक करना चाहता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूँगा। सामने देखते जाएं, सामने देखते जाएं मैं कैसे काम कर रहा हूँ, सामने देखें ज़रा। कन्वर्ट ऑनलाइन में जाकर के इसको हम क्या करेंगे, राइट टू पीएलसी प्रोग्राम प्लस पैरामीटर एग्जीक्यूट, यस यस यस। ये पीएलसी की मेमोरी में चला गया है प्रोग्राम, वो कन्वर्ट भी हो गया है। उसके बाद हम इसको चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन में जाकर मॉनिटर मोड में हम देखना चाहते हैं कि ये टाइमर देखिए इसकी वैल्यू अभी 0 आ रही है और ये चीज़ भी ऑफ है। ये जैसे इस बटन को मैं ऑन करूँगा तो ये टाइमर चलने लग जाएगा 0 1 2 3 4 5। जैसे 100 को पहुँचेगा ये वाला इसका कंटेक्ट क्लोज होगा और ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको ऑन कर दें, ये देखें अब स्टार्ट हो गया है। अभी ये चीज़ ऑन नहीं हुई, देखें ये ऑफ ही है अभी। जब तक ये 100 नहीं पहुँचेगा ये ऑफ रहेगी। ये देखें जब 100 को पहुँच गया तो इसने इसको ऑन कर दिया है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑन डिले टाइमर। ये ऑन करने में डिले देता है, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद हम इसी के नीचे बना देते हैं ऑफ डिले टाइमर, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। मैं यहाँ पे X1 ले लेता हूँ और उसके साथ में आउटपुट लगा देता हूँ T0 T1 कर लेते हैं। यहाँ पे T0 हमने ऊपर यूज़ किया है ना, टाइमर T0 यूज़ किए हुए। T1 स्पेस के 80 कर लेता हूँ और यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट इस टाइमर का मैं यूज़ करूँगा T1 और इसके साथ कोई आउटपुट लगा देते हैं Y4। तो अब देखें ये इस स्विच को ऑन किए बगैर ही ये चीज़ ऑलरेडी क्लोज है। तो ये तो यहाँ से जैसे ही इसको मैं राइट टू पीएलसी करूँगा ये वाली चीज़ चलने लग जाएगी Y4। देखिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ऑनलाइन में जाकर के राइट टू पीएलसी करूँगा, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर एग्जीक्यूट, यस ओके। उसके बाद इसको मैं ऑनलाइन में जाकर मॉनिटर मोड में चेक करता हूँ। तो ये देखें अब जैसे ही ये T1 जो है अभी क्लोज है, ये वाला जो मोटर है वो चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कितने के बाद 8 सेकंड के बाद बंद हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस स्विच को ऑन कर दूँगा। ये देखें ऑन किया है, ये जैसे 80 को पहुँचेगा इसको बंद कर देगा। ये देखें
जैसे 80 को पहुंचा है उसने इसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का डिले दे सकते हैं। मैंने तो ये शॉर्ट सा डिले दिए, आप बड़े डिले भी दे सकते हैं, ठीक है ना। कल मैंने बताया था टाइमर की वैल्यू कहाँ तक जाती है, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। कल पहला जो लेक्चर था ना, पहले लेक्चर के अंदर मैंने टाइमर की सारी वैल्यू बताई हुई थी, टाइमर की भी और काउंटर की भी। टाइमर के अंदर भी फिर जो है हमारे पास 2 बिट टाइमर का अलग मैंने बताया था और 1 बिट टाइमर का अलग से बताया हुआ था, तो उसको आपने लाजमी देख लेना है। उसके बाद हम इसका लास्ट जो टाइमर है रिटेंटिव टाइमर, उसकी तरफ चलते हैं और उसको भी देख लेते हैं। ये लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा। पहले जो 2 लेक्चर हैं वो मैंने कल ग्रुप में शेयर किए हैं, ये भी आज आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उस लेक्चर को लाजमी देखें ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो और आप उसको, यहाँ पे तो सारी चीज़ें आप साथ साथ नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप वहाँ से सारी चीज़ें देख करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिटेंटिव टाइमर। रिटेंटिव टाइमर ऐसा टाइमर होता है जो कि अपने टाइम को रिटेन करता है। रिटेन से मुराद ये है कि जिस तरह ये टाइमर है ना X0, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये चलने लग जाता है 0 1 2 3 4 5, लेट सपोज 30 को पहुँच गए, तो मैं इसको जहाँ से ऑफ कर दूँ तो ये 0 हो जाता है, ऐसे है ना। इसको मैं ऑफ करता हूँ ये दोबारा 0 हो जाता है, लेकिन रिटेंटिव टाइमर 0 नहीं होगा। अगर ये 30 तक पहुँच गए तो मैं यहाँ से इसको ऑफ करूँगा तो ये दोबारा 30 पे ही रुका रहेगा, दोबारा मैं ऑन करूँगा फिर 31 32 33 इस तरह आगे चलेगा, ठीक है ना। जिस तरह स्टॉप वॉच होती है ना उस तरह, यानी इसको मैंने ऑन किया, जहाँ तक ये गए है वहीं पे रुक जाएगा, फिर दोबारा ऑन करूँगा वहाँ से आगे चलेगा, ठीक है। पहले जो 2 टाइमर है ना, ऑन डिले ऑफ डिले, वो दोनों टाइमर रुकते नहीं है इस तरह अपनी जगह पे, वो दोबारा 0 हो जाते हैं। तो ये टाइमर जो है ना, मैंने इधर लिखा था इस PLC के अंदर T250 से लेकर के T255 तक जो टाइमर हैं वो रिटेंटिव टाइमर हैं। T250 से लेकर के T255 तक ये टोटल कितने बन जाते हैं, 6 टाइमर। यहाँ हमने जो पहले दिन लेक्चर देखा था ना उसके अंदर ये चीज़ भी देखी थी। रिटेंटिव टाइमर T250 से लेकर के T255 तक हैं। तो मैं अब जहाँ पे भी यूज़ करूँगा रिटेंटिव टाइमर, या T250 यूज़ करूँगा, या T251 यूज़ करूँगा, T252 यूज़ करूँगा, अप टू T255 यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई टाइमर यूज़ करेंगे तो वो रिटेंटिव टाइमर नहीं काम करेगा, ठीक है। अगर आप ये T0 कर दें या T1 यूज़ कर दें तो ये तो रिटेंटिव टाइमर है ही नहीं है, इस वजह से वो टाइम को रिटेन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ X3 लेट सपोज मैंने ले लिए, उसके साथ मैं टाइमर लेता हूँ T251 स्पेस के 100। मैंने एक रिटेंटिव टाइमर लिया T251 के 100, और इस टाइमर के साथ मैं यहाँ पे इस टाइमर कॉन्टेक्ट यूज़ करूँगा T251 का कॉन्टेक्ट है, तो T251 आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आउटपुट लगाएंगे, Y4 के बाद Y5 लगा देता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट ऑनलाइन राइट टू PLC प्रोग्राम पर पैरामीटर एग्जीक्यूट, यस यस यस। अब ये प्रोग्राम PLC की मेमोरी में चला गया है, इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। इसी तरीके से ये पहले से ऑन था, X3 को ऑफ करें, ऑफ कर दें। ये देखें पहले से ऑन था ना X3, जिसकी वजह से टाइमर चल गया है, मतलब ये 78 तक चला गया है। अब दोबारा ऑन करें X3 को, ये क्यों ऑन नहीं हुआ? नहीं ये आगे टाइमर क्यों नहीं चला? आप इसको ऑफ कर दें X3 को। इसको हम दोबारा से देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं T250 कर लेता हूँ, या ये राइट टू PLC सही तरह नहीं हुआ। कन्वर्ट
राइट टू पीएलसी, पीएलसी रनिंग स्टेट में है, एग्जीक्यूट, यस यस यस। अच्छा, इस टाइमर में एक एक्स्ट्रा कमांड यूज़ होती है। देखिए, आप फ़र्ज़ करें ये 78 तक चला गया था, तो इसको मैं दोबारा ज़ीरो कैसे करूँगा, दोबारा कैसे ज़ीरो करूँ, जबकि मेरे पास बटन से मैं ऑन करता हूँ तो 78 से आगे चलेगा। तो इसको दोबारा ज़ीरो कैसे करेंगे, मुझे दोबारा से इसके ऊपर कोई काम करना है तो ज़ीरो कैसे करूँगा। हाँ जी, नहीं एडिट तो मतलब पूरा प्रोग्राम को चेंज करना है ना। इसके लिए एक एक्स्ट्रा कमांड हम यूज़ करते हैं, रीसेट की। मैं एक और इनपुट लेता हूँ X4, और उसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन कमांड, ये ऊपर देखिए बड़े ब्रैकेट, इंस्ट्रक्शन कमांड हमेशा इन बड़े ब्रैकेट के साथ दी जाती है। ये बड़ा ब्रैकेट जिसको एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे RST स्पेस T251 T251। तो अब ये कमांड जैसे ही मैं X4 को ऑन करूँगा, ऑन नहीं करना, अभी नहीं करना, तो ये इसको दोबारा से ज़ीरो बनाएगा। आप प्रोग्राम को कन्वर्ट करें, ऑनलाइन में जाकर के राइट टू पीएलसी कर लेते हैं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। आप X4 को ऑन करें, X4 को देखिए, X4 को ऑन किया तो टाइमर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब X4 को ऑफ करें, अब दोबारा X3 को ऑन करें, देखिए अब चलने लग गया है। अब स्टॉप करें X3 को, ये देखिए इसने स्टॉप किया तो ये 47 तक गया था, 47 पे रुक गया है, ठीक है ना। अब ये 47 ये दोबारा ऑन करेगा तो 47 से आगे जाएगा। ऑन करें, ये देखें इससे आगे जा रहा है। अब ऑफ कर दें, ये देखें 84 पे जाके रुक गया है। अब इस टाइमर को ऑन करें, चलने दें, 100 को पहुंचेगा, ये चीज़ क्लोज हो जाएगी और ये वाली मोटर चलने लग जाएगी। लेकिन अब इसको हमने दोबारा से ज़ीरो करना है, तो ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कमांड यूज़ करेंगे X4 की, जिसके साथ ही टाइमर ज़ीरो हो जाएगा। ऑन करें X4 को, ये देखिए उसके बाद टाइमर ज़ीरो हो गया है। आगे हम काउंटर को देखते हैं, काउंटर हमारे पास किस तरह काम करते हैं। काउंटर नॉर्मली हमारे पास दो तरह के काउंटर होते हैं, एक अप काउंटर होता है, एक डाउन काउंटर होता है। अप काउंटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में 0 1 2 3 4 5 इस तरह अपवर्ड जाता है, और जो डाउन काउंटर होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, जिस तरह 100 99 98 97 इस तरह डाउनवर्ड आता है। अब अप काउंटर हमारे पास जितने भी नॉर्मल काउंटर हैं सारे के सारे अप काउंटिंग करते हैं, लेकिन डाउन काउंटर इसमें हमें बनाना पड़ता है। हम सबसे पहले अप काउंटर को देखते हैं कि अप काउंटर किस तरीके से काम करता है। एक इनपुट हम लेते हैं X0, उसके साथ हम काउंटर लगाते हैं। काउंटर को ये भी कॉइल से लेंगे, ये भी आउटपुट है, ठीक है। ये कॉइल हमने ली, उसके साथ C से इसको डिनोट करते हैं, C0 स्पेस, उसके बाद हम लिखते हैं K10, इसमें भी वही K 0.1 होता है, और इसका काउंट जो है वो 10 होता है, 10 तक जाता है। यहाँ पे K की वैल्यू ये इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होती है, लेकिन K की वैल्यू यहाँ पे इसको इसके यानी इसका काउंट ये 10 होता है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से इसका C0 लिखेंगे और यहाँ पे कोई आउटपुट लगा देते हैं, Y1 कर देते हैं। अब इसको कन्वर्ट ऑनलाइन राइट टू पीएलसी, ये अब काउंटर है, ठीक है। अब ऑनलाइन में जाकर इसको मॉनिटर मोड में देखते हैं, तो देखें ये X0 पहले से ऑन था तो 1 हो गया। ये वो टाइमर की तरह नहीं है कि आप इसको ऑन करेंगे तो खुद बहुत चलने लग जाएगा। इसको इनपुट से जितनी टाइम सिग्नल मिलेगा उतनी टाइम ये अप होगा। अब X0 इसने एक दफ़ा प्रेस किया तो एक दफ़ा ऑन हो गया, एक दफ़ा इसने 1 कर दिया। अब दोबारा करें, ऑन करके ऑफ करें, 2 हो जाएगा, फिर ऑन ऑफ करें, बल्कि नीचे पुश बटन से करते जाएं, ऑफ करके नीचे पुश बटन से करें, ये करते जाएं,
10 तक इसको ले जाएं। ये देखें जितनी दफ़ा ये ऑन करता है तब ये ऑन होता है। ये काउंटर है ना, जब भी इसके सामने ये देखें जैसे ही इसने 10 पूरा कर लिया उसके बाद ये काउंटर का ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया और आउटपुट में मोटर थी या जो भी थी फैन था वो चल गया। इसका मतलब ये है कि इसने 10 चीज़ों को काउंट किया है। अगर मैं काउंटर कहीं पे लगाऊंगा उसके साथ ये काउंटर जो है 10 चीज़ों को काउंट कर सकता है। अगर इसको मैं काउंट बड़ा दे दूं 100 दे दूं तो ये 100 चीज़ों को काउंट करेगा। अगर मैं 1000 दे दूं तो 1000 चीज़ों को काउंट करेगा। वो काउंटर की बहुत बड़ी रेंज है। वो जो पहले दिन हमने लेक्चर में पढ़ी थी काउंटर के अंदर उसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज बताई हुई है, उसको आप वहाँ से देख लें। और हर काउंटर के 1 बिट काउंटर और 2 बिट दोनों की डिफरेंट रेंजेस हैं। ये काउंटर इस्तेमाल होता है जिस तरह आपके पास जो है ना बड़े बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक आ रही होती है ना, तो जो शहर के एंट्री पॉइंट्स होते हैं जहाँ जहाँ से गाड़ियाँ दाखिल होती हैं वहाँ पे काउंटर लगे होते हैं। तो वो एट द एंड ऑफ द डे बताते हैं कि आज पेशावर शहर में इतनी गाड़ियाँ दाखिल हुई हैं। टोल प्लाजा के ऊपर हो या एंट्री पॉइंट्स के ऊपर लगाए होते हैं, या फिर इस गेट के ऊपर हम काउंटर लगा दें तो आप लोग जितने अंदर आएंगे ना, एक बंदा अंदर आएगा तो 1 करेगा, दूसरा आएगा 2 करेगा, तीसरा आएगा 3 करेगा, करते करते आप 10 बंदे अंदर आएंगे तो ये 10 शो कर देगा। इस तरह फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बन रही होती हैं, जिस तरह बेल्ट के ऊपर जा रही है ना, एक पैकेट बनाया, दूसरा पैकेट बनाया, तीसरा पैकेट बनाया, तो वो सारे पैकेट जब काउंटर से गुजरते हैं वो तो काउंट करता है और एट द एंड ऑफ द डे आपको बताता है कि आज आपके सीमेंट इंडस्ट्री में इतनी बोरी बनी है, आपकी जो बिस्किट की इंडस्ट्री थी उसके अंदर आज इतने पैकेट बने हैं। तो आपको वो सारी काउंट करके बताते हैं। उसमें जो ख़राब हो जाएँ उसको भी अलग से काउंट करते हैं कि ये ख़राब हो गई हैं, और जो उसमें सही है उसको बता देते हैं कि इतने पैकेट सही पैकेट बन गए हैं। तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आप जाकर काउंटर देखते हैं, आपको पता चलता है आज इतनी चीज़ें प्रोडक्शन आज इतनी हुई है। तो इसलिए काउंटर बहुत ही जो है ना ज़रूरी चीज़ है। ये जिस तरह जो है पंखा लगा हुआ है, पंखे के रिवोल्यूशन को हमने काउंट करना है तो उसके साथ हम हाई स्पीड काउंटर लगाते हैं तो 1 मिनट के अंदर बताते हैं कि पंखा कितनी रिवोल्यूशन ले रहा है। इसको हम अपनी आंख से तो काउंट नहीं कर सकते हैं ना। इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर बड़ी हाई स्पीड चलने वाली चीज़ें होती हैं, मोटर की वाइब्रेशन होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम काउंटर हाई स्पीड काउंटर उसके साथ लगाते हैं जो हमें बताता है कि ये इतनी रिवोल्यूशन ले रहा है। अब फ़र्ज़ करें इसकी रिवोल्यूशन चेंज हो जाता है, इसका रिवोल्यूशन था 3000 पर मिनट, अब ये जो है ना 3050 हो गया है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो पता नहीं चल सकता ना। इसका रिवोल्यूशन चेंज हो गया, इसने अपनी जो रिवोल्यूशन है पर मिनट वो चेंज कर दिया है। तो हम इसके साथ काउंटर लगा होते हैं, हमें बताता है कि पंखा इस वक्त सही हालत में है कि नहीं है। ठीक है ना, पंखे की हालत ख़राब होने के करीब है तो हमें काउंटर बता देगा, या मोटर की हालत ख़राब होने के करीब है तो हम उसकी वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं। किसी वाइब्रेशन 1 मिनट के अंदर कितनी वाइब्रेशन ले रही थी, अब वाइब्रेशन अभी कितनी है, तो हम मोटर को किसी भी डिज़ास्टर से पहले, किसी भी एक्सीडेंट से पहले उसको रिप्लेस कर लेते हैं या उसकी रिपेयरमेंट कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होता है और भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं। आप हर इंडस्ट्री के अंदर हर जगह ये काउंटर यूज़ होता है। उसके बाद एक डाउन काउंटर है, ये अप काउंटर था, एक डाउन काउंटर बहुत से पीएलसी के अंदर बना हुआ मिलता है, लेकिन इस पीएलसी के अंदर बना हुआ अवेलेबल नहीं है। इसमें हम कुछ खास काउंटर्स हैं उनको यूज़ करके हम डाउन काउंटर बनाते हैं। खास काउंटर में हमारे पास वो काउंटर्स जो कि डाउन काउंटर बनाए जा सकते हैं वो हैं C200 से लेकर के C230 तक, यानी C200 से लेकर C230 तक जो काउंटर हैं वो डाउन काउंटर का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डाउन काउंटर बनाता हूँ तो उसके लिए मैं लूँगा 200, 201, 202, 203 या 230 तक मैं ले सकता हूँ। इसके अलावा कोई लूँगा तो वो डाउन काउंटर नहीं बनेगा। C200 से लेकर के C230 तक जो काउंटर हैं वो डाउन काउंटर काम कर सकते हैं। अब उसको बनाने के लिए हमें एक स्पेशल रिले चाहिए होता है, वो स्पेशल रिले भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, फिर आप लोगों को समझ आएगी। मैं ज़रा इसका प्रोग्राम बनाता हूँ, आप साथ साथ देखें। एक इनपुट लेता हूँ X1 और इसके साथ मैं काउंटर लगाता हूँ C200 स्पेस K10
C200 K10 ये एक मैंने डाउन काउंटर लगाया है, और उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल रिले हम लगाते हैं जो कि इसको डाउन काउंटर बनाता है, अदरवाइज ये अप काउंट ही करता है। अगर इसको मैं इसी तरीके से अपलोड कर दूँ ना PLC के अंदर और इधर से इसको ऑन ऑफ करते जाऊँ तो ये अप ही काउंट करेगा 10 तक। अब उसके बाद हम इसको डाउन काउंटर बनाते हैं, यहाँ पे एक इनपुट लगाते हैं X2 और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पेशल रिले लगाते हैं। स्पेशल रिले को हम कॉइल से लेंगे, इसको लिखेंगे M8200। ये जो 200 है ना ये काउंटर का नंबर होता है, ये वाला 200 काउंटर का नंबर होता है। ये जो काउंटर लगा हुआ ना, अगर ये 201 होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता M8201। अगर इधर होता M8 यहाँ पे होता C210 तो मैं लिखता M8210। तो ये एक स्पेशल रिले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं M8200। ये वो रिले है, जब इसको मैं ऑन करूँगा तो इस काउंटर को ये डाउन काउंटर बनाएगा। ठीक है, M8 एक रिले है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी रिले PLC के अंदर अवेलेबल होते हैं, कुछ स्पेशल रिले हैं, कुछ ऑक्सिलरी रिले हैं। ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये रिले यूज़ होते हैं बहुत से रिले ऐसे हैं जो कि हमें फिजिकली नहीं चाहिए होते। जिस तरह ये ट्रेनर के ऊपर रिले लगे हुए हैं ना, ये तो फिजिकल रिले है ना। अब मेरे पास फिजिकल रिले 10 थे, 10 के 10 मैंने यूज़ कर लिए। अब मुझे प्रोग्राम के अंदर मज़ीद रिले चाहिए तो मैं सॉफ्ट शक्ल में PLC के अंदर अवेलेबल रिले को यूज़ कर सकता हूँ। तो वो रिले जो है मेरे पास इस तरह मौजूद होते हैं, M0, M1, M2, M3, M4, M5। ये वो रिले हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ रिले स्पेशल होते हैं। ये जो रिले है M8200 ये स्पेशल रिले है, ये सिर्फ किसी काउंटर को डाउन काउंटर बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस रिले का यहाँ पे कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ C200 और इसके साथ कोई मोटर लगा देता हूँ, कोई चीज़ लगा देता हूँ, Y3 लगा देता हूँ। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, X1 X2 को ऑफ कर दें, X1 X2 को ऑफ कर दें, दोनों को ऑफ कर दें। कन्वर्ट हो गया। ऑनलाइन में जाकर के राइट टू PLC, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर, एग्जीक्यूट, यस यस यस, ओके। उसके बाद मैं इसको ऑनलाइन में जाकर चेक करता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। अब देखें ये X1 को इसने प्रेस नहीं किया तो ये 0 है। अब पहले इसको हम अप काउंट लेके जाएंगे। अब कुछ काउंट करेंगे तो डाउन काउंट होगा ना। अब इसको हमने 10 तक लेके जाते हैं, तो आप इसको 1 2 3 करें X1 से हाँ 1 2 3। जितनी दफ़ा ये प्रेस करेगा उतनी दफ़ा ऑन होगा। मैं तो फिजिकली इसको कर रहा हूँ ना। बस ये 10 तक चला गया। उसके बाद इसका जो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज़ हो गया है, क्योंकि ये एक रिले के तौर पे काम करता है। ये क्लोज़ हो गया और ये मोटर चलने लग गई है। अब इसको मैं डाउन काउंटर बनाना चाहता हूँ तो मैं X2 को ऑन करके रखूँगा। X2 को ऑन करें। अब देखें X2 को ऑन कर लिया तो इस रिले ने इस काउंटर को अब डाउन काउंटर बना दिया है। अब दोबारा इसी बटन से जिससे इसने 1 2 3 4 किया था, अप काउंट किया था इसने ना, दोबारा इसको करें आप। हाँ ये देखें 9 8 7 6 डाउन आ रहा है, 0 तक आ लिया है। बस ये इस तरीके से आप किसी काउंटर को डाउन काउंटर बना सकते हैं। ठीक है ना। ये डाउन काउंटर इस तरीके से हमारे पास काउंट करता है। ये C200 अगर आपने यूज़ किया तो यहाँ पे M8200 यूज़ करेंगे, और C201 यूज़ किया तो M8201 यूज़ करेंगे, एंड सो ऑन। अब जब तक इस रिले को आप इनर्जाइज नहीं करेंगे ना, ये रिले इनर्जाइज नहीं होगा तो ये अप काउंटर होगा। ठीक है। जब ये रिले स्पेशल रिले M8200 इनर्जाइज हो जाएगा तो ये डाउन काउंटर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। जिस तरह हम टाइमर को रीसेट करते थे ना, तो यहाँ पे आप काउंटर को भी रीसेट करते हैं।
अब इसने देखें मैं यहाँ पे ये वाला काउंटर है ना, पहले वाले को हम कर लेते हैं। ये वाला है C0 को मैं रीसेट करता हूँ। तो इसके लिए मैं उसी तरीके से एक रीसेट का बटन यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं X4 और उसके साथ में काउंटर लगा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कमांड आप लेंगे ये बड़े ब्रैकेट के साथ। हमेशा इंस्ट्रक्शन कमांड आप यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए RST C0 आप इसके में स्पेस देंगे RST स्पेस C0। तो अब उसके बाद आप कन्वर्ट ऑनलाइन में जाकर राइट टू PLC करेंगे। उसी तरीके से सारा प्रोग्राम PLC में लोड करना है। जिस तरह टाइमर के साथ रीसेट था, यहाँ पे काउंटर के साथ रीसेट बहुत ज़रूरी है, वरना इसको तो ज़ीरो करने का और कोई तरीका नहीं है। सारे काउंटर के साथ रीसेट की कमांड यूज़ होगी। अब देखें ये जो पहला काउंटर था ना, ये वाला, इसको आप ऑन ऑफ करें 8-9 तक लेके चले जाएं X0 से। क्यों नहीं हो रहा? इसको आप ऑफ कर दें X2 को। अभी इसको ऑन ऑफ करें। इसको ऑफ करें ना, पहले ये X4 को ऑफ करें ना, रीसेट किए हुए है। पहले से रीसेट है तो फिर तो 0 आगे नहीं जाएगा। अभी 1-2 करें X0 को। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, बस छोड़ दें इधर, छोड़ दें। इसके बाद आपने इसको रीसेट करना है। तो रीसेट कहाँ से होगा? X4 से। अब X4 को प्रेस करेंगे तो ये C0 0 हो जाएगा। X4 को ऑन करें, ये देखें ये 0 हो गया है, नज़र आ रहा है ना। इस तरीके से आप C0 को कर सकते हैं। अगर आप C200 करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? RST C200। किसी और को करना चाहते हैं C210 है तो आप RST C210 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और हम देखते हैं 2 रजिस्टर के अंदर वैल्यू को हम किस तरह स्टोर करते हैं और उन वैल्यू को हम ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं और डिवाइड किस तरह करते हैं। उसके लिए मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, आप मेरे साथ साथ देखते जाएं। मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ। अच्छा, रजिस्टर का मैं पहले बता दूँ, रजिस्टर हमारे पास डेटा स्टोरेज के लिए होते हैं। इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को मैं एक डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर करके रखता हूँ। इस तरीके से कोई और वैल्यू है जिसको मैं अपने पास सेव करके रखना चाहता हूँ तो मैं डेटा रजिस्टर के अंदर रखूँगा। और रजिस्टर को D से शो किया जाता है। D0 D1 D2 D3 अप टू D255 तक रजिस्टर हमारे पास मौजूद होते हैं। इससे ज़्यादा भी होते हैं और कुछ स्पेशल रजिस्टर भी होते हैं। जो पहले दिन मैंने आप लोगों को डिटेल दी थी उसमें रजिस्टर की डिटेल भी थी, उसके अंदर काउंटर की डिटेल भी थी और उसके अंदर टाइमर की डिटेल भी थी। उसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ कि 2 रजिस्टर के अंदर डेटा किस तरह रखा जाता है, उनके ऊपर काम किस तरह किया जाता है। 2 वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 वैल्यू को हम डिवाइड कैसे करेंगे, 2 वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे। तो मैंने एक इनपुट लिया X0। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन कमांड यूज़ करेंगे। ये वो इंस्ट्रक्शन कमांड है। और यहाँ पे हम मूव की वैल्यू यूज़ करते हैं, MOV मूव K2 D0, मूव K2 D0। ये मैंने इंस्ट्रक्शन कमांड देखें बड़े ब्रैकेट्स के साथ यूज़ किया, ठीक है। या देखते जाएं सामने। अब मैं जैसे X0 को ऑन करूंगा तो ये वैल्यू 2 को, ये K2 जो है ना वैल्यू 2 है, मेमोरी लोकेशन K2 के ऊपर वैल्यू 2 है, इसको मूव कर देगा रजिस्टर D0 में, ठीक है। उसके बाद मैं एक दूसरी इनपुट लेता हूँ X1
इसको मैं कहता हूँ कि आप मूव कर लें एक और वैल्यू को, ताकि मैं 2 वैल्यू ऐसे लेता हूँ जिनके ऊपर मैं कोई काम कर सकूँ ना। तो मैं 2 वैल्यू मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2 वैल्यू तो रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, मूव K6 D1, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये 2 वैल्यू D0 में चली जाएगी, D0 रजिस्टर है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो 6 वैल्यू D1 में चली जाएगी, D1 दूसरा रजिस्टर है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलें चेक कर लेते हैं पहले। कन्वर्ट ऑनलाइन, राइट टू PLC, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर, एग्जीक्यूट, यस यस। अब X0 को आप ऑन करें। देखिए X0 को ऑन किया, 2 इसमें चला गया। X1 को ऑन करें, X1 को ऑन किया, 6 इसमें चला गया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि इसको जो वैल्यू 6 है इसके अंदर मूव कर दें और 2 को इसके अंदर मूव कर दें। अब 2 रजिस्टर हैं, एक D0 है इसके अंदर 2 है और दूसरा D1 है जिसके अंदर क्या है, 6 है। अब इन दोनों रजिस्टर के ऊपर मैं ऑपरेशन करता हूँ कि मैं इन दोनों को वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, और इन दोनों वैल्यू को पे मैं फिर और भी इसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहता हूँ। तो मैं एक इनपुट लेता हूँ X2 और मैं कहता हूँ इसको ऐड के लिए कमांड यूज़ की जाती है ऐड, ADD ऐड को कहते हैं। ठीक है, ऐड D0 D1 और इसको रख दें D2 में। ऐड के बाद आप स्पेस देंगे, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे, नहीं, हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कमांड लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं कि आप AD है कि ADD है, ADD है। ये ADD है, ADD के साथ आप लिखेंगे ऐड, उसके बाद स्पेस देंगे D0, फिर स्पेस देंगे D1। अब इसको रखना किधर है, 2 वैल्यू को तो ऐड कर लिया इसने, D0 D1 को। इसको रखने के लिए अगला रजिस्टर लिखेंगे D2, सब में स्पेस देंगे। ये देखें, सब में स्पेस देनी है। ऐड लिखेंगे, स्पेस D0, स्पेस D1, स्पेस D2। अब ये क्या करेगा, ऐड करेगा D0 और D1 को, क्योंकि D2 के अंदर तो फिलहाल कोई वैल्यू ही नहीं है, खाली है। तो इन दोनों को ऐड करके ये D2 में रख देगा। ठीक है, अब चेक करना चाहते हैं तो देखें, ऑनलाइन में चले जाएं, कन्वर्ट, राइट टू PLC, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर, एग्जीक्यूट, यस यस। अब आप इसको चेक करें कि ये वाकई ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखें, इसने इसको प्रेस किया तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऐड रख दिया है। ऐड क्या है, 2 + 6 = 8। अब इसी तरीके से हम आगे इसके ऊपर बाकी ऑपरेशन भी करते हैं। और इसको सबसे पहले एडिट, ये राइट मोड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ, X2 की बात क्या है, X3 ले लेता हूँ। और सब्ट्रैक्शन के लिए आप कमांड यूज़ करेंगे सब की। ठीक है, SUB सब स्पेस। अब सब्ट्रैक्ट आपने करना है बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को, तो आप पहले D1 लिखेंगे, D1 स्पेस T क्या आएगा, T0, और इसको रखना किस में है, D3 में। ठीक है ना। उसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए आप एक इनपुट ले लें, X4। इसके लिए आप इंस्ट्रक्शन कमांड के अंदर लिखेंगे MUL,
MUL स्पेस D0 स्पेस D1 स्पेस D4। D0 D1 को मल्टीप्लाई करें और रख दें D4 में। इसी तरीके से x5 ले लेते हैं इनपुट, और डिवाइड के भी कमांड हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। डिवाइड के लिए आप यूज़ करेंगे DIV। डिवाइड किसको करें? बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे। बड़ी वैल्यू किस में है? D1 में है, तो आप लिखेंगे D1 स्पेस D0 स्पेस D5। अब इन तीनों चीज़ों को हम चेक करते हैं काम करती हैं कि नहीं करती। कन्वर्ट करते हैं, ऑनलाइन में जा कर के राइट टू PLC करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यस यस, और इसको मॉनिटर मोड में जाकर के चेक करते हैं। आपने सारे ऑन किए हुए थे पहले से, इनको ऑफ कर, बल्कि अभी तो हो चुके हैं ना। देखिए x1 को उसने x0 को ऑन किया था तो ये 2 इधर चला गया था, x1 को ऑन किया तो यहाँ पे 6 चला गया, x2 को ऑन करने से यहाँ पे दोनों को ऐड किए, 2 + 6 = 8 यहाँ पे आ गए। x3 को उसने ऑन किया है तो यहाँ पे 6 × 2 6 नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ है, SUB है ना, 6 - 2 = 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 2 × 6 = 12, और लास्ट वन जो है वो क्या है? डिवाइड। अभी इसने इसको ऑन नहीं किया था तो ये नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। जब ये ऑन करेगा x5 को तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें 6 / 2 = 3। इसको फिलहाल ऑफ रखें, ये इसके साथ चेंज हो रहा है x4 को। हाँ, ये मल्टीप्लाई को पहले जो है ना आपने ऑफ कर लेना है, उसके बाद इसको इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं यहाँ पे। तो ये देखें हमारे पास 6 × 6 / 2 = 3। तो इस तरीके से आपके पास आप इनको इन ऑपरेशन के इसके ऊपर कर सकते हैं। अभी हम इन्हीं दो रजिस्टर के ऊपर, जो एक वैल्यू हमने D0 में मूव की है K2 और दूसरी वैल्यू K6 हमने मूव किया D1 के अंदर, इन दोनों के ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं कंपैरिजन कमांड्स का। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेते हैं x0, x2 ले लेते हैं, x0 x1 हमने यूज़ किए, तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हम एक इनपुट लेंगे x2, उसके साथ यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन कमांड यूज़ करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू D0 D1 D0 D1, यानी D0 की वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल टू D1 हो, तो आप एक आउटपुट को ऑन कर दें। आउटपुट हम यहाँ पे लगा लेते हैं Y1, और इसके बाद एक और हम इनपुट ले लेते हैं x3, उसके साथ हम चेक करते हैं, इंस्ट्रक्शन कमांड लगाते हैं। इसमें हम कहते हैं कि लेस देन इक्वल टू D0 D1 D0 स्पेस D1, तो आपने क्या करना है, ऑन कर देना है Y2 को, यानी आपके पास D0 की वैल्यू लेस हो या इक्वल टू D1 हो, तो आपने Y2 को ऑन कर देना है। और उसके बाद
एक और इनपुट लेते हैं x4, उसके साथ हम चेक करते हैं इंस्ट्रक्शन कमांड यहाँ पे लगाते हैं, उसको कमांड देते हैं लेस देन। जब वैल्यू लेस देन हो D0 की, लेस देन D0 D1, D0 D1 से लेस हो तो आपने आउटपुट में ऑन कर देना है Y3 को। आउटपुट हमने लिया है Y3, तो Y3 को ये ऑन कर देगा। और एक और हम इनपुट लेते हैं X5, और उसके साथ हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ग्रेटर देन D1 D0। D1 और D0 दरम्यान स्पेस डालनी है, और उसके बाद हम क्या देते हैं Y4। तो इस प्रोग्राम को हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ऑनलाइन में जाकर के राइट टू PLC करते हैं, प्रोग्राम प्लस पैरामीटर एग्जीक्यूट, यस यस यस, और अब इसको हम चेक करते हैं कि ये इस तरीके से काम करता है कि नहीं करता। मॉनिटर मोड में चले जाते हैं इसके, देखें X0 X1 को मैंने ऑन किया तो वैल्यू रजिस्टर की 2 वैल्यू D0 मूव हो गई है और 6 वैल्यू D1 में मूव हो गई है। अब यहाँ पे X2 को हमने ऑन किया, ऑन करेंगे तो ये कंपेयर करेगा 2 और 6 को। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, अगर ये लेस है या इक्वल है तो इस दिन दोनों वैल्यू के लिए ये आउटपुट को ऑन करेगा। 2 इज़ ऑलरेडी लेस देन 6, इसलिए ये Y1 को ऑन कर देगा। सॉरी, ये ग्रेटर देन के लिए है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इसलिए आउटपुट ऑन नहीं होगा। और X3 के लिए, X3 को मैं ऑन करूँगा तो 2 इज़, इसको चेक करेगा ये लेस देन इक्वल टू के लिए, तो 2 इज़ लेस देन 6, तो इसके लिए आउटपुट ऑन होना चाहिए। व्हेन 2 इज़ इक्वल टू 6 हो जाए, यानी जब वैल्यू दोनों बराबर हो जाए तब भी आउटपुट ऑन होगा। ये देखिए आउटपुट इसका ऑन हो गया है। और X4 के लिए मैं इसको चेक करता हूँ तो X4 इज़ D0 इज़ लेस देन D6, देयरफॉर आउटपुट शुड बी ऑन। ये देखें X4 के भी ऊपर इसने ऑन कर दिया है। X5 के ऊपर D1 इज़ ग्रेटर देन D1 इज़ ग्रेटर देन D0, तो X5 को मैंने ऑन किया तो ये देखिए आउटपुट इसका ऑन हो गया है। जो जो वैल्यू ट्रू है उसको इसने कंपेयर करके आउटपुट को ऑन कर दिए हैं, जो जो वैल्यू फॉल्स हैं उस पर आउटपुट ऑन नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम PLC के अंदर कंपैरिजन कमांड्स को यूज़ करते हैं, और किसी भी दो वैल्यूज़ को हम दो रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू रखी हुई हैं या कई और रजिस्टर के अंदर वैल्यू रखी है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, उनको हम दोनों को देख सकते हैं। उसमें लेस दैन, जब एक वैल्यू दूसरे से लेस हो तो फलां चीज़ ऑन हो जाए, एक वैल्यू दूसरे से ग्रेटर हो तो फलां चीज़ ऑन हो जाए। लेस देन इक्वल के लिए भी चेक कर सकते हैं और ग्रेटर देन इक्वल के लिए भी चेक कर सकते हैं। इवन हम इक्वल टू के लिए भी चेक कर सकते हैं कि दोनों रजिस्टर में जब वैल्यू इक्वल हो जाए तो आउटपुट को ऑन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कमांड को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।